हम लोग सेल लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं, जिससे हमको मतलब सर्किट में हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन सर्किट में अगर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी अगर चाहिए तो फिर आप इंडक्टर का यूज कर लो, क्योंकि इंडक्टर में से जब करंट पास होता है तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो वो जो ईएमएफ होगा, एक अप्लाइड ईएमएफ होगा और दूसरा ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ये हो गया आपका इंडक्टर कॉइल, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एल से, और यहाँ पर हम लोग ईएमएफ को अप्लाई करेंगे। अप्लाइड ईएमएफ मतलब ई हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग लिखेंगे E = E0 sin ओमेगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 विद अप्लाइड ईएमएफ। अब यहाँ पर आपने ईएमएफ को अप्लाई किया, इस सर्किट में से करंट पास हुआ। जब करंट पास होगा तो ये करंट इस इंडक्टर कॉइल में से जाएगा, तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो ईएमएफ इस ईएमएफ को अपोज करेगा, क्योंकि दो ईएमएफ आ गए ना, अभी एक अप्लाइड ईएमएफ आ गया और दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, तो ये ईएमएफ क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। इसीलिए उस ईएमएफ को हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं, एंड दिस बैक ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस L टाइम्स di/dt. This is the formula for E back, that means back EMF. According to the concept of self inductance, self inductance का जो concept होता है, उस concept के according आपको E back is equal to minus L di/dt ये लिखना होगा। अब इसमें आप मैग्नीट्यूड अगर लोगे तो माइनस हट जाएगा। अब आपको क्या पता है, ये अप्लाइड ईएमएफ हो गया, और यहाँ पर ये जो ईएमएफ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने क्या बोला, ई बैक बोला है। अब कंजर्वेशन की अगर बात करेंगे तो इस पूरे सर्किट में जो ईएमएफ होगा वो ईएमएफ क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए E माइनस E बैक इज इक्वल टू 0, या सिंपली हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे दैट इज E इज इक्वल टू माइनस E बैक। दोनों का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, बराबर है। जितना ईएमएफ यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे उतना वहाँ पर इंड्यूस भी होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने कौन सा साइन लिया, माइनस, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। सो इन दिस केस नाउ E इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज E बैक, E बैक इज माइनस L di/dt, सो दिस बिकम्स E इज इक्वल टू L टाइम्स di/dt, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करो, E इज इक्वल टू L टाइम्स दिस इज d/dt, I की जगह पर सब्स्टिट्यूट करोगे I0 sin ओमेगा t, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिलेगा E इज इक्वल टू I0 तो कांस्टेंट हो गया, पीक वैल्यू हो गया, ये आपका L, एंड दिस इज d/dt, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, sin ओमेगा t। sin ओमेगा t का आपका यहाँ पर आ जाएगा I0L, sin क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t, एंड हियर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t, एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t इज ओमेगा, सो E इज इक्वल टू ओमेगा L I0 cos ओमेगा t, ऐसा लिख सकते हैं। सिंपली मैंने क्या किया, I की जगह पर I0 sin ओमेगा t लिखा और उसका बस डेरिवेटिव निकाला। I0 बाहर आ गया क्योंकि ये पीक वैल्यू है, ये चेंज होने वाला है नहीं, तो ये बाहर आ गया आपका पीक वैल्यू। डेरिवेटिव आपने किसका निकाला यहाँ पर, sin ओमेगा t का। sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। आपने डेरिवेटिव sin का निकाला, उसके एंगल का निकाला क्या, नहीं, उसको हम लोग फर्दर डेरिवेटिव में ले लेंगे, तो dt ऑफ ओमेगा t cos ओमेगा t एज इट इज होगा, dt ऑफ ओमेगा t इज ओमेगा, तो ओमेगा इधर बाहर आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ओमेगा इनटू I0 लिखा, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज sin ओमेगा t प्लस π/2 लिख सकते हैं। cos ओमेगा t sin ओमेगा t प्लस π/2, तो इसमें E इज इक्वल टू, यहाँ पर जो वैल्यू आया है, साइन के पहले जो आता है वो एम्पलीट्यूड होता है, साइन फंक्शन के पहले एम्पलीट्यूड होता है। इक्वेशन किसका है, ये ईएमएफ का, तो ईएमएफ का एम्पलीट्यूड हुआ, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ हुआ, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ को डिनोट करेंगे हम लोग E0 से, आपको इक्वेशन मिल गया sin ओमेगा t प्लस π/2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? अब आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 क्या है, I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t,
और आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 है e इक्वल टू e0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, ठीक है। नाउ इन दिस केस e0 इक्वल टू ओमेगा n इंटू i0, इसको इक्वेशन नंबर 3 देकर रख लो यहाँ पर, बाद में देखेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप लोग देखो I और E में दोनों कंपैरिजन करो, क्या फेस डिफरेंस सेम है? नहीं है। यहाँ पर इक्वेशन क्या है? I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t और y इक्वेशन E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, मतलब दोनों में फेस डिफरेंस कितने का आ रहा है? फेस डिफरेंस बिटवीन I एंड E इज पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री फेस डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब 90 डिग्री फेस डिफरेंस में भी आप लोग देखो किसमें फेस ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर ओमेगा टी है और वहां पर क्या है प्लस पाई बाय 2 है, इसका मतलब EMF लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2, इसका मतलब EMF जो है वो लीड कर रहा है, इसका मतलब करंट लैग्स बिहाइंड लिखा जाता है। दो में से कोई भी एक आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। EMF लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2, मतलब EMF का फेज एंगल ज्यादा है, मतलब बात ऐसी है करंट लैग्स बिहाइंड बाय EMF, करंट लैग्स बिहाइंड द EMF बाय पाई बाय 2, तो करंट लैग कर रहा है, EMF लीड कर रहा है। अब इसमें EMF ज्यादा है, करंट छोटा है, तो इनमें जो फेजर डायग्राम बनेगा उसमें आपको E को ऊपर बताना है और करंट को हॉरिजॉन्टल लाइन पे बताना है। करंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो गया, EMF जो है वो आपका हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड हो गया। ये अगर EMF अगर कम होता तो वर्टिकली डाउनवर्ड करता है। दोनों में कितने डिग्री का एंगल आ रहा है यहाँ पर? पाई बाय 2। ये हो गया फेजर डायग्राम। यहाँ पर आप लोग ईयर लिखो, समझ में आ जाता है ये EMF जो है वो इंडक्टर में इंड्यूस हुआ है, सो ईयर और वो I, समझे। अब हम जब रेजिस्टर की बात करते हैं तो जहां पर I है उसी के अलग में R भी आता है, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस क्या होता है? 0। अब ये इंडक्टर है तो एक ही लाइन पर नहीं आएंगे, दोनों में 90 डिग्री का ये है। अब कैपेसिटर अगर लेते हैं आप लोग तो EMF जो है वो लैग करता है, और EMF लैग करता है तो हम लोग क्या करते हैं नीचे और इसको EC कर देते हैं। यहाँ पर भी देखो 90 डिग्री आ रहा है बराबर, और ये इंडक्टर है तो हम लोग इसको अपर डायरेक्शन में बताएंगे। नाउ आपने यहाँ पर लिखा E0 इक्वल टू ओमेगा I0, इस इक्वेशन को हम लोग E0 अपॉन I0 इज इक्वल टू ओमेगा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम इसको ओम्स लॉ के साथ में कंपेयर अगर करते हैं, ओम्स लॉ के साथ, तो ओम्स लॉ क्या होता है? E अपॉन I इज इक्वल टू R होता है कि नहीं होता? अब E के जगह पर E0, I के जगह पर I0 इज इक्वल टू क्या होता है? अपोजिशन। राइट साइड क्या बता रहा है? अपोजिशन। मतलब यहाँ पर भी राइट साइड क्या बताएगा? अपोजिशन बताएगा। लेकिन ये अपोजिशन किसके द्वारा किया जा रहा है? इंडक्टर के द्वारा। तो इंडक्टर के द्वारा किया गया जो अपोजिशन है उस अपोजिशन को कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय XL, एंड दिस XL इज इक्वल टू क्या हुआ? ओमेगा L। समझे? तो इन दिस केस वी कैन राइट XL इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, ये L वैसे ही रहेगा। दैट मींस वी कैन राइट XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा मतलब क्या होता है? 2 पाई f होता है। सो वी कैन शो द रिलेशन बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड द फ्रीक्वेंसी। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। ये 0 पाई बाय 2 पाई d पाई बाय 2 और यहाँ पर क्या रहेगा? 2 पाई। यहाँ पर लो आप I0, यहाँ पर लो माइनस I0, यहाँ पर लो माइनस E0, यहाँ पर लो आप लोग प्लस E0।
करंट लैग्स बिहाइंड दैट, उसको 0 से स्टार्ट करोगे। 0 से स्टार्ट करोगे तो ग्राफ वैसे ही बनेंगे जैसा रजिस्टर में बनता है, यही ऐसा ही बनेगा। 0 से स्टार्ट किया मतलब ऐसा ही बनेगा। तो ये ग्राफ किसका है? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। करंट लीड कर रहा है ना, इसका मतलब करंट π/2 से ज्यादा रहेगा, सॉरी EMF लीड कर रहा है, मतलब वो π/2 से ज्यादा रहेगा, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करो उसको, बराबर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिफरेंस हो गया? π/2 का। तो ये यहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो यहाँ से पास होगा π/2 से। करंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 0 से। ये कहाँ से पास हो रहा है? π/2, बराबर π/2 का डिफरेंस आ गया। आगे की अगर बात करोगे तो ये पाई से पास होगा, ये कहाँ से पास हो रहा है? π/2। फिर भी डिफरेंस कितने का आ गया? π/2 का। हर जगह पर आपको π/2 का डिफरेंस मिलेगा। तो ये आपका EMF यहाँ से आएगा, यहाँ से पास होगा, समझे? क्या आपका ग्राफ हो गया? E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा प्लस बाय, समझे? कहीं पर भी देखो π/2 का डिफरेंस आपको मिलेगा। क्लियर है?